जो ऐसे गुड्स पे लगाया जाता है जो बाकी कोई कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो सारे कंट्रीज वो सभी इंपोर्ट्स पे टैक्स लगाते हैं जो किसी दूसरे कंट्री से उनके कंट्री में आ रहा है। तो इंडिया भी जब कोई चीज इंपोर्ट करती है तो वो टैरिफ लगाता है। फाइन। और अगर यूएस है, यूएस भी अगर कोई चीज इंपोर्ट करता है इंडिया से या कहीं और कंट्री चाइना से, तो उस पर भी वो लोग टैरिफ लगाते हैं। तो अपने अपने खुद के प्रोडक्शन कैपेसिटीज के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये टैरिफ लगाए जाते हैं। अब इंडिया पेट्रोलियम जैसी चीज़ों पर टैरिफ नहीं लगा सकती क्योंकि वो तो हमें नेसेसरी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती हैं। बट ऐसी अगर कोई चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे भी प्रोड्यूस होती है बट फिर भी उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं लोग, तो उस पे टैरिफ लगाया जाता है। क्लियर। तो टैरिफ इज अ टैक्स दैट इज लेवाइड ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। तो कौन सा कंट्री टैरिफ लगाता है? होस्ट कंट्री, राइट, जो उन गुड्स को मंगवा रहा है। क्लियर। देन देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोटेक्टिव टैरिफ। राइट। प्रोटेक्टिव टैरिफ क्या है? अगर कोई गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी खुद की इंडस्ट्रीज जो ये सेम गुड्स प्रोड्यूस कर रही है बट बिकॉज ऑफ दीज इंपोर्ट्स वो हैम्पर हो रहे हैं, ठीक है, उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है, हमारे खुद के इंडस्ट्रीज का बिजनेस हैम्पर हो रहा है, बट बाहर से जो गुड्स आ रही हैं सिमिलर गुड्स, उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हम हमारी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए टैरिफ इंपोज कर देते हैं उन गुड्स पे। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव टैरिफ। क्लियर। तो अभी जो ये वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर, वो ये प्रोटेक्टिव टैरिफ की वजह से ही है। क्लियर। तो अभी इसके डिटेल में हम जाते हैं। तो टैरिफ क्या है ये समझ आ गया, प्रोटेक्टिव टैरिफ कब आएगा पिक्चर में, ये बात समझ आ गई। ठीक है। प्रोटेक्टिव टैरिफ कब आएगा? जब व्हेन वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंडस्ट्रीज अगेंस्ट द फॉरेन इंडस्ट्रीज जिनके गुड्स हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। ओके। नाउ प्रोटेक्टिव टैरिफ कैसे काम करता है ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझेंगे। तो लेट अस अज्यूम कोई एक आइडेंटिकल गुड है जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होती है, यूएस में भी कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर है इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज है, राइट। इंडिया की मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज है। एंड वही सेम चीज यूएस का या प्रोडक्शन हाउस 120 रुपीज में प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो डॉलर्स में प्रोड्यूस करते होंगे बट कन्वर्जन के बाद वो 120 रुपीज में आ रहा है। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां तक? अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ही क्योंकि ज्यादा है तो ये पर्सन यूएस में भेजने के बाद भी इससे सस्ते पे सेल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका तो प्रोडक्शन ही 120, तो वो 120 से कम में तो सेल नहीं कर पाएगा। इसका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 है और दोनों आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं एट दिस कॉस्ट, तो इसको क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, ये थोड़ा प्रॉफिट भी ऐड करेगा, तो इवन आफ्टर दैट दिस मैन्युफैक्चरर कैन सेल एट अ लेसर प्राइस इन यूएस। ठीक है। अब मार्केट में अगर यूएस का कंज्यूमर जाएगा ही विल सी टू आइडेंटिकल गुड्स बट वन एट 110 रुपीज एंड सेकेंड एट 125, तो ऑब्वियसली कोई भी एक परचेज करेगा, है ना। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर कुछ क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है तो शायद कुछ लोग ये परचेज करें, बट अगर आइडेंटिकल है तो एनीवन वुड बाय दिस। यहां तक क्लियर? तो ऐसा अगर होगा तो ये मैन्युफैक्चरर के बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली दिस मैन्युफैक्चरर विल गो आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है। ये जो इतना महंगा प्रोड्यूस करके इतना महंगा सेल कर रहा है, वही सेम क्वालिटी की चीज अगर 110 में मिल रही है तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले, राइट। तो ये आउट ऑफ बिजनेस चला जाएगा। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री? वो मैन्युफैक्चरर अगर रन आउट ऑफ बिजनेस, अगर उसका बिजनेस ठप पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगा। अगर धंधा ही नहीं है तो फिर उनको सैलरी कैसे देगा, राइट। तो ले ऑफ्स होंगे। ले ऑफ्स होंगे तो उनके पास अर्निंग, उनकी अर्निंग खत्म हो गई। तो कल भी हमने एक चीज डिस्कस की थी, मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो और भी लोगों के पास पैसा बढ़ता है, क्योंकि वो लोग खर्चा करेंगे तो उससे दूसरे लोगों की इनकम बढ़ेगी, राइट। बट उसका ऑपोजिट भी उतना ही मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर लोगों के पास पैसा कम हुआ तो वो लोग खर्चा नहीं करेंगे, और खर्चा नहीं करेंगे तो बाकी लोगों की अर्निंग नहीं बढ़ेगी तो वो भी खर्चा नहीं करेंगे, राइट। तो जब लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बंद हो जाएगा एंड दैट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी नेगेटिवली। दूसरी इकोनॉमी डिक्लाइन में चली जाएगी। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है। तो ले ऑफ्स होंगे तो जो वर्कर्स हैं दे विल हैव नो मनी, दे विल स्पेंड लेस, एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट जो हमने कल डिस्कस किया था, दैट वुड कॉज एन इकोनॉमिक डिक्लाइन।
कोई डाउट है यहाँ तक? तो इकोनॉमिक डिक्लाइन की सिचुएशन आ जाएगी। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया वो एक सिंगल मैन्युफैक्चरर का था, तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि एक कंपनी के ठप होने से तो ऐसा पूरा कंट्री थोड़ी ठप हो जाएगा, बट ऐसे बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, बहुत सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट ना। हमने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। कोई डाउट है? तो अगर ये कंट्री, होस्ट कंट्री अगर कुछ एक्शन नहीं ले इसके अगेंस्ट, अपने खुद की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कोई एक्शन ना ले, तो दे विल गेट इनटू इकोनॉमिक डिक्लाइन, दे मे गेट इनटू इकोनॉमिक डिक्लाइन। ठीक है। अब इसमें दूसरा चीज क्या हो सकता था, ये जो कंपनी है जो 120 रुपीज का प्रोड्यूस कर रही है, तो दे कुड ऑल्सो कम अप विद समथिंग कि उनकी कॉस्ट लेस हो सके, है ना। अगर ये 100 में प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये लोग भी शायद कुछ ना कुछ करके कर पाए। दे कुड इनोवेट समथिंग, कोई लो कॉस्ट प्रोसेसेस लाए, लो कॉस्ट मटेरियल लाए, कुछ ना कुछ करें, बट वो इनोवेशन इनको नहीं करना था, तो गवर्नमेंट आई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है इसका इम्पैक्ट क्या होता है अब ये देखते हैं। तो अभी तक ये सिचुएशन थी, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि नाउ लेट अस प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज, तो दे अप्लाई 25% टैरिफ। तो टैरिफ कौन सी चीजों पे लगेगा? जो बाहर से आ रही है, तो ये बाहर से आ रहा था, राइट। तो 110 रुपीज का मैंने प्राइस टैग लगाया था, बट जैसे ही यूएस पे लैंड किया उनके पोर्ट पे, तो गवर्नमेंट बोल दी कि अब तो इन सब पे 25% टैरिफ है। तो आपका 110 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, 25% आप हमको भी दो, तो 25% ऑफ दिस इज 27.5, तो ये ऐड हो गया, तो अभी 137.5 रुपीज का ये सामान बिकेगा। ठीक है, तो जो पहले 110 का बिक रहा था अभी इतने का बिक रहा है। फाइन। ये अब इससे इंसान का एडवांटेज हो गया, ये पहले 120 में बना के 125 में सेल कर रहा था और कोई नहीं खरीद रहा था, अब क्योंकि यही इतना महंगा हो गया तो अभी ये 130 का सेल करना चालू कर देगा। बात समझ आई? अब इसका एडवांटेज है। कोई डाउट है इसमें? अब आप देखिए, जो पहले 110 का सामान मिलता था अभी वो 130 का मिलने लग गया, एंड लोग अभी इसको बाय करने के लिए मजबूर है क्योंकि अब यही सस्ता है। बात समझ आ रही है? तो वही सेम चीज जो पहले 110 की मिलती थी अभी 130 की मिल रही है, एंड पीपल आर फोर्स टू बाय इट क्योंकि अब यही सस्ती है। अब अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली देयर इज एन इन्फ्लेशन। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, सर्विसेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट फिर भी 20 रुपया महंगा हो गया सामान। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि टैरिफ लगा दी उनकी खुद की गवर्नमेंट ने, तो उनकी गवर्नमेंट के टैरिफ की वजह से उनकी खुद की पॉपुलेशन पे, उनके खुद के लोगों का सामान महंगा हो गया, तो देयर इज एन इन्फ्लेशन नाउ। क्लियर? तो जब भी ऐसे एक्स्ट्रा टैरिफ्स आते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये हमेशा ट्रेंड रहेगा। अगर टैरिफ बढ़ाएगी कोई गवर्नमेंट तो उनके वहां पे जो चीजें बिक रही हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड है उनका भी प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि दोज मैन्युफैक्चरर्स विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, है ना, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे। क्लियर? तो इन्फ्लेशन आएगा। फाइन। तो ये जो ट्रम्प की पॉलिसी है कि हम लोग टैरिफ बढ़ाएंगे अपने सारे इंपोर्ट्स पे, तो उसका क्या इम्पैक्ट है? तो उसके इम्पैक्ट्स हैं, ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वो अपने इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो वो जो उसने जब वो आया था तो कैंपेन थी मागा, मागा आप लोगों ने सुना होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना। तो अमेरिका ग्रेट था, बट अभी उसके हिसाब से नहीं है, तो उसको वापस ग्रेट बनाना है, तो MAGA दैट वाज हिज कैंपेन स्लोगन, राइट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये उसका जो स्टेप है उसके हिसाब से अमेरिकन इंडस्ट्रीज रिवाइव होंगे तो अमेरिका विल बिकम ग्रेट अगेन। ठीक है, तो वो एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? एक जो मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि गवर्नमेंट खुद इतनी प्रोटेक्टिव है, तो उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कोई इस बात का टेंशन ही नहीं है कि हम लोग हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करें, हम लोग कुछ इनोवेट करें, कोई नया टाइप का प्रोडक्ट लेके आए, कुछ सर्विसेज में इनोवेशन लाए, राइट। सो दे विल नॉट बी फोर्स टू डू एनी ऑफ दैट। तो इनोवेशन इससे कम हो जाता है, जब गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव होती है तो इनोवेशन इससे कम हो जाता है। अगर कंपटीशन है तो ये इनोवेशन आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कंपटीशन है, अगर आपका कंपटीटर एक अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहा है सस्ते में और आपको भी सरवाइव करना है, तो आपको ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा कस्टमर को, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे, तो ही कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा। सिंपल लॉजिक है। दैट मीन उसके लिए इनोवेशन लगेगा, राइट। बट क्योंकि कंपटीशन गवर्नमेंट ने ही खत्म कर दिया, तो अब हम ही है, तो अब हम ये सब दिमागदारी क्यों करें? जो बिक रहा है, जो लोग ले रहे हैं वो लेने दो, राइट। तो इनोवेशन इससे कम हो जाता है। सर और हाँ,
सर जो उनका डोमेस्टिक कंपटीशन होगा उससे भी तो प्राइस इफेक्ट होगा ना। डोमेस्टिक कंपटीशन वो अलग इकोनॉमिक्स है। डोमेस्टिक है तो अगर एक कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है तो दूसरी कंपनी खराब करेगी, तो एक का एडवांटेज दूसरे का डिसएडवांटेज, तो जो एम्प्लॉइज हैं या जो कस्टमर्स हैं एक से हट के दूसरे पे चले जाएंगे, तो ओवरऑल उस कंट्री की इकोनॉमी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? बट अगर कोई बाहर की कंपनी को एडवांटेज है तो उस कंट्री की खुद की कंपनी जो उस इंडस्ट्री में है वो सबकी सब इफेक्ट पड़े, इम्पैक्ट होगी, तो उस इंडस्ट्री में इफेक्ट आएगा। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ। हाँ, तो ये मैंने ये स्लाइड डाली है ना, वो इसी के लिए डाली है। तो देखिए, तो इन्फ्लेशन है, लोग अब थोड़ा बहुत आवाज भी उठा रहे हैं इसके अगेंस्ट कि भाई तूने क्या किया, इन्फ्लेशन इतना महंगाई बढ़ गया यूएस में, राइट? तो अभी इस चीज को नेगेट करने के लिए या काउंटर करने के लिए 2 दिन पहले, कब, 7 अप्रैल को, आज कितना, 9, तो 7 अप्रैल का ये डोनाल्ड ट्रंप का ही ट्वीट है, राइट, कि देयर इज नो इन्फ्लेशन। उसने और भी बहुत कुछ लिखा है, बट उसका मेन पर्पस था ये बताना कि इन्फ्लेशन नहीं है। फाइन, इन्फ्लेशन है वो सबको दिख रहा है, बट क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और उसको अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई करना है, तो उसने ऐसा लिखा दैट देयर इज नो इन्फ्लेशन। ऑयल प्राइसेस आर डाउन। अब इन्फ्लेशन क्यों नहीं है उसके रीजंस भी वो बता रहे हैं। ऑयल प्राइसेस कम है, इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन, और वो और कम आएंगे अगर फेड अपने रेट्स और कम कर दे। फेड मतलब वहां का जो सेंट्रल बैंक है। क्लियर? हाँ, फेडरल बैंक। तो जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे ही वहां पे फेड है। तो आरबीआई अपनी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है, गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, या होता है तो बहुत मिनिमल होता है। क्लियर? तो वैसे ही यूएस में फेड है, फेड भी जो इंटरेस्ट रेट्स है अपने हिसाब से ही डिसाइड करता है। तो गवर्नमेंट बस उसको एक बार सजेस्ट कर सकती है या बोल सकती है कि आप भाई इंटरेस्ट रेट्स कम करो, इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, बट उनका ही डिसीजन होगा बेस्ड ऑन देयर ओन डेटा। क्लियर? तो ट्रंप ने बोला है, फेड का जो हेड है, कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कम करो, हमें इन्फ्लेशन कम करना है। तो इंटरेस्ट रेट्स कम है ऑलरेडी, वो ऐसा भी बोल रहा है, और फेड को फिर ऐसा अर्ज भी कर रहा है कि आप और इंटरेस्ट रेट्स कम करो, राइट? तो यू कैन सी द कॉन्फ्लिक्ट हियर। बात समझ आ रही है? एंड देन ही गोज ऑन टू क्लेम कि इन्फ्लेशन नहीं है, और उसके बाद बहुत कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। बट पॉइंट इज कि ट्रम्प हैड टू कम आउट विद दिस ट्वीट टू मिटिगेट जो बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं अनरेस्ट आ रहा है कम्युनिटी में, उसको मिटिगेट करने के लिए उसने ऐसा बोला कि इन्फ्लेशन नहीं है। तो ये जो प्रोटेक्टिव टैरिफ्स होते हैं उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? जो दो सबसे बड़े इम्पैक्ट्स हैं कि इन्फ्लेशन आएगा आपके कंट्री में और इनोवेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है? पॉजिटिव इम्पैक्ट वही है जो ऑफ कोर्स आपकी इंडस्ट्री शायद बच जाए। ठीक है? तो ये है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? ट्रम्प कौन से कंट्रीज के अगेंस्ट ये टैरिफ्स लगा रहा है? सभी के अगेंस्ट लगा रहा है या देर आर सम सेलेक्ट कंट्रीज जिनके अगेंस्ट ये टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं? कौन से सेलेक्टिव कंट्रीज हैं? तो क्यों, इंडिया ने क्या बिगाड़ा? हाँ, तो इंडिया भी यूएस के जो यूएस से हम लोग जो गुड्स मंगाते हैं उस पे हम लोग काफी हाई टैरिफ चार्ज करते हैं, राइट? तो लेट अस गेट इनटू दैट डेटा। तो ए आई यहाँ पे वो एआई नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज अमेरिका एंड इंडिया। वो एक बार मोदी जी गए थे तो उन्होंने एआई किया था, है ना? तो एवरेज टैरिफ जो इंडिया यूएस से इंपोर्ट करने वाले सामान पे लगाता है वो है 9.5%। एवरेज है, मतलब हर एक गुड पे अलग अलग होता है, तो ये एवरेज 9.5% है। और यूएस जो इंडिया से सामान मंगाता है उस पर टैरिफ लगाता है वो है 3%। ये पहले था, ट्रंप के आने के पहले। समझ आ रहा है डिफरेंस? समझ आ रहा है? इंडिया में अगर कोई सामान आएगा यूएस से तो उस पर कितना टैरिफ लगेगा? 9.5%। एंड इंडिया से कोई सामान यूएस जाएगा तो वहां पे कितना टैरिफ लगेगा? 3%। ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस है। तो यूएस बोलता है कि यार हम तो आपसे इतना कम टैरिफ चार्ज कर रहे हैं, मतलब हमने हमारी मार्केट को आपके लिए पूरा ओपन किया हुआ है। 3% टैरिफ होने का मतलब ऑलमोस्ट फ्री है, आप जो मर्जी सेल करो, ऐसा हो गया। ठीक है? आप 9.5% चार्ज कर रहे हो, मतलब आप हमको आपके मार्केट का उतना बेटर एक्सेस नहीं दे रहे हो। ये बात समझ आ रही है ना?
ये इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पे यूएस फील्स कि हम लोग के साथ चीटिंग हो रही है। तो इनफैक्ट अभी मीटिंग जब हुई थी लास्ट, तो ट्रम्प कॉल्स इंडिया बिग अब्यूजर। अब्यूजर मतलब ऐसे गाली देने वाले नहीं, अब्यूजिंग दिस जो फैसिलिटी है टैरिफ की, राइट? तो इंडिया इज चार्जिंग सच अ हाई टैरिफ एज कंपेयर टू यूएस। तो इंडिया को उसने अब्यूजर बोला, ऑल्दो ही प्रेज्ड मोदी, बट इंडिया इज एन अब्यूजर, ऐसा। ठीक है, ओके। तो और दूसरी चीज ये है यहाँ पे, तो ये टैरिफ का जो डिफरेंस है वो तो है ही, दूसरा एक और डिफरेंस है बहुत बड़ा, वो है ट्रेड डेफिसिट, राइट? ट्रेड डेफिसिट क्या है? इंडिया के एक्सपोर्ट यूएस में कितने? अराउंड 87 बिलियन डॉलर्स, ठीक है? और इंडिया यूएस से इंपोर्ट कितना करता है वैल्यू एनुअली? अराउंड 41 बिलियन डॉलर्स, ठीक है? तो इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर टू यूएस। दैट मीन्स इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डेफिसिट है, एंड इट इज इन फेवर ऑफ इंडिया, राइट? तो यूएस डेफिसिट में है, यूएस हमसे ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है और हम यूएस से कम सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम क्या मंगाते हैं और यूएस क्या मंगाता है हमसे। सो व्हाट वी इंपोर्ट इज, इंडिया टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस। तो 23-24 में पेट्रोलियम है, डायमंड्स हैं, एयरक्राफ्ट हमको हमको बाहर से ही मंगाने होते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, बेसिकली सारे पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर? नट्स, नट्स ऑफ कोर्स यूएस में बहुत अच्छे होते हैं। क्लियर? इंडिया यूएस में क्या एक्सपोर्ट करता है? इंजीनियरिंग गुड्स है, फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल इंडिया का बहुत हाई डिमांड में है यूएस में, राइट? जेम्स एंड ज्वेलरी जिसमें सूरत का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, टेक्सटाइल्स जिसमें अगेन सूरत का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोलियम इंडिया में नहीं मिलता वो ठीक है, बट पेट्रोलियम की रिफाइनरीज इंडिया में बहुत है, तो रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया की बहुत अच्छी है, राइट? तो रिफाइनिंग करने के बाद पेट्रोलियम में से पेट्रोल एंड डीजल ये सब तो निकल जाता है, बाकी भी बहुत सारे और प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वो सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। फाइन। इनफैक्ट अभी जब ये रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो उस समय भी इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी की वजह से इंडिया मेड ह्यूज बिजनेस, राइट? इनफैक्ट रिलायंस मेड ह्यूज बिजनेस। तो व्हेन यूक्रेन रशिया वॉर वाज ऑन, तो पूरे यूरोप ने रशियन गैस खरीदने से मना कर दिया था कि वी विल नॉट बाई रशियन गैसेस, क्योंकि उनको रशिया पे सैंक्शंस लगाने थे। तो इंडिया टुक एडवांटेज ऑफ दिस। इंडिया ने रशियन ऑयल एंड रशियन गैस परचेज किया, उसको रिफाइन किया, एंड देन दे सोल्ड इट टू यूरोप। तो इट वाज नॉट नो मोर रशियन गैस, इट वाज इंडियन गैस, है ना? तो इंडिया ने वहां पे बहुत प्रॉफिट बनाया। क्लियर? तो रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया की अच्छी है। सो दैट इज हाउ इंडिया, these are the things that India exports to US, and these are the things that India imports from US. तो ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ा है। क्लियर? तो ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया यूएस का इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। तो ऐसे वो कंट्री जिनके साथ चाइना का यूएस का ट्रेड डेफिसिट है, उन सभी पे उसने ये टैरिफ्स लगाए हैं। क्लियर? एक वो रीजन तो था ही कि कुछ कंट्रीज ने टैरिफ अपने यहाँ बहुत ज्यादा किए हुए हैं, जैसे इंडिया ने भी किए हुए थे। और दूसरा बड़ा रीजन ये था कि ट्रेड डेफिसिट है। ट्रम्प बीइंग अ बिजनेस पर्सन, उसको ये डेफिसिट पसंद नहीं है कि कोई भी कंट्री से हमारा डेफिसिट हो। इट इज नॉट, इट डज नॉट गो डाउन वेल विद ट्रम्प। काव्या बोलो। सर हाँ, सर जो इसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया के इंपोर्ट्स है सर, तो 23-24 में पेट्रोलियम 5 पॉइंट समथिंग है और 22-23 में 101 पॉइंट समथिंग है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, तो कम हो गया। तो हमने यूएस से मंगाना कम कर दिया, रशिया से मंगाना चालू कर दिया था। वो पूरी दुनिया ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए थे, बट हमने नहीं लगाए थे। तो हमने, रशिया हमको सस्ते में दे रहा था, तो हमने रशिया से लेना चालू कर दिया था। हाँ, ठीक है पेमेंट भी रुपीज में हो रहा था। ठीक है। तो 22-23 एंड 23-24 ये वही ईयर से जब वॉर चालू था, राइट ना? और पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट थी। तो उस समय नोबडी वाज बाइंग रशियन ऑयल, तो इंडिया वाज बाइंग इट। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? ओके। तो नाउ ट्रम्प वांट्स टू ब्रिज दिस ट्रेड डेफिसिट, तो इसके लिए भी उसने ये हाई टैरिफ्स लगाए। तो कितना टैरिफ लगाए है? 26%। 26% ऑन इंडियन गुड्स।
ठीक है, इंडिया में तो 26% है, बट चाइनीज गुड्स पे तो और ज्यादा है, 1045 वन। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ओके। हाँ तो ये 104 का अपडेट नहीं था, 45 तक का था, तो मैंने 45 लिखा हुआ है, 104 कर देंगे उसको। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि ट्रेड डेफिसिट, ये जो मैंने आपको डेटा बताया था, ये तो इस साल का डेटा है 25 का, राइट। बट अगर आप प्रीवियस 4-5 ईयर्स का डेटा देखो तो ये जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टू यूएस, वो इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। ये जो येलो लाइन है इट इज एक्सपोर्ट्स। तो एज वी कैन सी 2010 से लेके 25 तक, 23 तक एक्सपोर्ट इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग एवरी ईयर। बीच बीच में कहीं कहीं डिक्लाइन है, बट वो माइनर डिक्लाइन है, बट इंक्रीमेंट ज्यादा है, राइट। तो एक्सपोर्ट्स हैज ऑलवेज इंक्रीज्ड, इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, बट एक्सपोर्ट ज्यादा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे भी ट्रेड डेफिसिट था ही 2010 में भी, अभी भी ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये जो ट्रेंड है ये भी ट्रम्प को नहीं पसंद है कि यार इतना ज्यादा एक्सपोर्ट, इतना ज्यादा इंपोर्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं इंडिया से। फाइन। तो ये सारी चीजें भी हैं जो ट्रम्प को खराब लगती है। तो इन सभी को मिटिगेट करने के लिए, इन सभी को काउंटर करने के लिए उसने 26% टैरिफ लगाया है। तो 26% टैरिफ होगा तो ऑब्वियसली हमारी खुद की कंपनीज वहां पे सेल ही नहीं कर पाएंगे, तो इम्पोर्ट उनके कंट्री में डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस। अब अगर ऐसा होता है तो इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसा हो तो गया ही है, अब इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसका, लेट अस लुक इनटू दैट। ठीक है, तो 26% ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, ये इतना टैरिफ लगाया है। ओके, तो लेट अस लुक एट द ग्लोबल पिक्चर ऑफ ट्रेड। तो इंडिया $750 बिलियन का एक्सपोर्ट एनुअली करता है, ठीक है, टू ऑल कंट्रीज, जिसमें से 70 कुछ बिलियन डॉलर का यूएस को हो रहा है। ठीक है, तो वी कैन से कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका सिर्फ 2% ही यूएस को जाता है, राइट। अगर वो पूरा 2% यूएस में जाना बंद भी हो जाए तो ऐसा तो नहीं कि वो 2% फिर एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, कहीं और कोई और कंट्री में एडजस्ट हो सकता है। क्लियर है? तो बिकॉज इट इज सच अ स्मॉल नंबर ऑफ आवर जीडीपी, सच अ स्मॉल पोर्शन, तो इसका ओवरऑल हमारी जीडीपी की हेल्थ पे ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़े। ठीक है, इवन इफ इंटर एक्सपोर्ट टू द यूएस गेट्स बैंड, है ना, क्योंकि इतना हाई टैरिफ हो गया अभी। क्लियर? तो भी उसका शायद ज्यादा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे नहीं पड़े। तो बट ऐसा कोई कंट्री करना नहीं चाहेगा कि यूएस के साथ हमारा कोई एंगेजमेंट रहे ही नहीं, कोई ट्रेड रिलेशंस रहे ही नहीं। ठीक है, ओके। दूसरा, ये इतनी खराब सिचुएशन भी नहीं है जैसे बाकी जो कंट्रीज हैं, चाइना है, वियतनाम है, उन सभी पे जो टैरिफ है वो तो और बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो 26% ही है, चाइना में अभी जैसे आप लोग ने बताया कि 104% हो गया है। तो इट इज कि अगर 100 रुपए का सामान जाएगा तो वो 200 से भी ऊपर का हो जाएगा वहां जाके, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कोई भी चीज वहां पे सेल करना पॉसिबल ही नहीं है फिर तो चाइना के लिए। ठीक है, या तो उनको इतना सस्ता बनाना पड़े कि हाफ से भी कम प्राइस हो जाए, सो दैट इट कैन कम्पीट इन यूएस, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? तो सिचुएशन उतनी खराब है नहीं अभी इंडिया के लिए जितना हमें लग रहा है। फाइन, हमें लग रहा है, गवर्नमेंट को नहीं लग रहा है। तो एक तो ये है कि सिचुएशन उतनी खराब है भी नहीं, और दूसरा, अगर ये खराब है भी तो हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन? अब जो है ट्रम्प 4 साल तो मिनिमम रहने ही वाला है, राइट। तो हमें इसी के साथ काम करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, राइट। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स डाल रही है, एक बार हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते। ठीक है, तो इंडिया ने क्या क्या एक्शंस अभी तक लिए हैं। सो फर्स्ट इज, इंडिया इज ट्राइंग टू कम इनटू अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएस। बीटीए मींस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स दो कंट्रीज के बीच में होते हैं, वो अपनी अपनी कंडीशंस के हिसाब से एग्रीमेंट्स बना देते हैं, राइट। तो इंडिया क्या बोलता है यूएस को कि आपको हमारे एक्सपोर्ट कम या आपको ट्रेड डेफिसिट कम करना है, ठीक है, वो हम बात मान लेते हैं। तो आप हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ा दो, हम तो राजी है। बट इंपोर्ट आप वो चीजों का बढ़ाओ जो हम बताएंगे आपको, राइट। तो इंपोर्ट क्या चीज का बढ़ाओ आप इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भेज दो, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का यूएस का बहुत स्ट्रांग है, चिप मैन्युफैक्चरिंग यूएस में बहुत स्ट्रांग है, एनवीडिया,
यूएस की कंपनी, उसके पहले इंटेल, मतलब उसके पहले नहीं, इंटेल अभी भी है, इंटेल भी यूएस की कंपनी, राइट। सो ये सब जो आगे जो हाई टेक्नोलॉजी आने वाली है, एआई वगैरह जो चल रहा है, उसमें जो लगेंगे चिप्स, वो सभी एनवीडिया, इंटेल, ये सभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, ये यूएस का बहुत स्ट्रांग है, ये जो टेक्नोलॉजी है, राइट। तो इंडिया बोलता है कि आप ये टेक्नोलॉजी हमारे एक्सपोर्ट करो ना, क्या दिक्कत है, हम लोग ज्यादा मंगा लेंगे, ट्रेड डेफिसिट आपके फेवर में हो जाएगा, राइट। तो आप ये भेज दो हमारे यहाँ, एंड ये आप हमारे यहाँ भेज दो, और आप हमको टेक्सटाइल, अगर आपने चाइना एंड वियतनाम में इतना हाई टैरिफ इम्पोज कर दिया, तो वहां से जो टेक्सटाइल आपके यहाँ आता था, वो तो अभी बंद ही हो जाएगा। तो वो जो स्पेस क्रिएट होगा टेक्सटाइल का, वो स्पेस हमको दे दो, उसका एक्सेस हमको दे दो, हम बेच देंगे। क्लियर है। तो इंडिया अभी उनको इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमको एक्सपोर्ट करो, बट क्या एक्सपोर्ट करो, इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्नोलॉजी। क्लियर है बात। इंडिया, आप लोग ने शायद सुना भी होगा कि इंडिया ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्ट भी कर रहा है, बहुत सारी, गुजरात में भी काफी सारे चालू होने के चांसेस हैं, काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, फैसिलिटीज, ठीक है। तो इंडिया वहां पे भी इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये बात डील हो जाती है यूएस से, तो ये अच्छा रहेगा। क्लियर। सेकंड है, यूएस का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये भी बहुत एडवांस्ड है, राइट। तो इंडिया बोलते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी भी हमारे एक्सपोर्ट करो, हम मंगाएंगे, ट्रेड डेफिसिट आपके फेवर में हो जाएगा, हमें वो भी चलेगा, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी आप हमारे एक्सपोर्ट कर दो, हमारे यहाँ से स्पाइसेस ले लो, राइस ले लो, टी ले लो, ये सब तो हमारे यहाँ बहुत होता है, ठीक है। तो इंडिया उनको इस तरीके से, जिस चीज में वो स्ट्रांग है, बट वो उसको पकड़ के बैठे हैं, राइट। यूएस को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग है, बट दे वांट टू मेंटेन दैट लीडरशिप इन दिस इंडस्ट्री, राइट ना। तो वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी को कहीं पे भी लीक नहीं होने देते हैं, ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी है। तो चाइना को भी ये टेक्नोलॉजी मिलने में बहुत मुश्किल हुई थी, यूएस ने मतलब पूरे वर्ल्ड को ऐसे रोक दिया था कि चाइना को तो नहीं मिलना चाहिए, ऐसा था, राइट। तो चाइना हैड टू डेवलप इट्स ओन टेक्नोलॉजी, बट यूएस ने कहीं और से उनको नहीं मिलने दिया, फाइन। तो इंडिया भी उनको इस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू मेक अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ दिस सिचुएशन, फाइन। दूसरा, एज वी हैड जस्ट डिस्कस कि इंडिया का जो फार्मा बेस है यूएस में बहुत स्ट्रांग है, राइट। फार्मास्यूटिकल जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, वो यूएस में काफी बिकते हैं। तो ये जो चीज होती है, ये बहुत एडवांटेज की होती है कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कस्टमर है, तो आप उसका एग्जाम्पल लेके फिर बाकी कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो, है ना। सेल्स पर्सन भी ऐसा करते हैं कि अगर कोई बड़ा इंडस्ट्री आपके बाद एक बार आ गया, तो उसके बाद बाकी इंडस्ट्रीज को आप उसी का नाम ले लेके सेल कर दोगे। क्लियर है। तो अभी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रहे हैं कि यूएस में उनके इतने बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, तो अगर यूएस में कस्टमर्स हैं, तो इट शोज कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिलायबल है ना, कि यूएस की कंपनीज भी खरीद रही है। दैट मीन्स यूरोपियन कस्टमर्स को कन्विंस करना इट विल बी इजी। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल नाउ बी कन्विंसिंग अदर कंट्रीज, अदर रीजन्स टू बाय देयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज यूएस वाले भी खरीद रहे हैं, ये रीजन है। बात समझ आ रही है। तो इफ यू हैव अ गुड कस्टमर, बिग कस्टमर, तो आपके लिए बाकी कस्टमर्स लाना इजी हो जाता है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। अगर बाद में ये टैरिफ्स कम भी हो गए, तो हमारे पास तो कस्टमर्स का बेस बढ़ गया ना। वो लोग बाद में ये थोड़ी बोलेंगे कि अब तो आपके यूएस के टैरिफ कम हो गए, तो अब आप वहीं बेचो, हमको नहीं चाहिए, राइट। तो अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई, तो अभी तक हमने ये नहीं सोचा था, यूएस वाले खरीद रहे थे, हम बेच रहे थे, बट क्योंकि अब यूएस में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो वी विल बी नाउ डाइवर्स ट्राई टू डाइवर्सिफाई। तो डाइवर्सिफाई करना इज अ गुड थिंग, राइट। एंड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो इन वर्क्स। तो अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा यूरोपियन यूनियन के साथ भी, तो और भी चीजें उसमें सेल करने की अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिलेगी, ठीक है। बट अभी हम लोग फार्मास्यूटिकल पे फोकस करके ही ये ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग केस है कि यूएस वाले हमारे बहुत बड़े कस्टमर्स हैं। बात समझ आ रही है। द नेक्स्ट इज पोजिशनिंग एज कनेक्टर इकोनॉमी। कनेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है?
कनेक्टर इकोनॉमी का मतलब है, अरे यार, कनेक्टर इकोनॉमी का मतलब है कि अभी जैसे समझ लो चाइना के ऊपर इतने सारे टैरिफ लगा 104%, तो अभी चाइना में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या जो भी इंडस्ट्री है, वो अब वहां चाइना से यूएस में कुछ नहीं सेल कर पाएंगे, ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो उनके पास दूसरा चांस क्या है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना से हटा के कोई ऐसे कंट्री में ले जाएं जिसके ऊपर जो टैरिफ है वो कम है या जीरो है या नेग्लिजिबल है। समझ आ रहे? तो अगर चाइना पे टैरिफ 104% और इंडिया पे सिर्फ 26% है, तो इंडिया बिकम्स अ बेटर ऑप्शन फॉर देम कि वहां से अपनी फैसिलिटीज हटा के चाइना इंडिया में प्रोड्यूस करें और फिर इंडिया से यूएस में सेल करें। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया से सोर्स होगा ये गुड, तो अब उस पर 26% टैरिफ लगेगा, तो इट विल बी स्टिल मैनेजेबल टू सेल वहां पे। बात समझ आ रही है? तो ये एक एडवांटेज है इंडिया के पास कि चाइना से जो भी इंडस्ट्रीज निकलेगी, वियतनाम से जो भी इंडस्ट्रीज निकलेगी, वो सब के सब को इंडिया में इनवाइट करें। राइट, तो इंडस्ट्रीज को इंडिया में इनवाइट करके यहाँ पे उनको स्पेस दें। ये भारत ट्रेड नेट क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट का एक और प्लान है जिसके थ्रू सिंगल विंडो क्लियरेंस कोई भी प्रोजेक्ट को मिल सकता है। तो अगर कोई इनको अप्रोच करे तो एक ही जगह पे उनको फाइल डालनी है, वो ही जगह से उनको सारे क्लियरेंसेज मिल जाएंगे। ऐसे बार बार हर अलग अलग मिनिस्ट्री में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रहे? सो भारत ट्रेड नेट इज अ प्रोग्राम लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिंगल विंडो क्लियरेंस टू द इंटरेस्टेड इंडस्ट्रीज। कोई डाउट है यहां तक? हाँ। हम्म। नहीं, लो हो गया चाइना के ऊपर तो इंडिया के ऊपर भी लो होगा। हाँ, तो वैसा हुआ तो फिर चले जाएंगे, बट अभी की सिचुएशन में तो बेस्ट ऑप्शन यही है ना। और लो टर्म, लो शॉर्टर टर्म के लिए आप नहीं बोल सकते। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो दिस सिचुएशन इज गोइंग टू स्टे। आप ये नहीं बोल सकते कि ट्रम्प अभी उसको बुखार है इसके लिए वो ऐसा कर रहा है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ट्रम्प एक हफ्ते के बाद मान जाएगा, चिल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर उसने 104% किया है तो हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत से उसको थोड़ा कम कर दे, 50-70% पे ले आवे, बट वो उससे ज्यादा कम नहीं करेगा। सो ये जो पॉलिसीज हैं दे आर गोइंग टू स्टे फॉर एटलीस्ट 4 इयर्स, जब तक ट्रम्प का ये टर्म है। तो उतने तक आप लोग कोई सेल नहीं करोगे, कोई चीज प्रोडक्शन नहीं करोगे, वो नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? तो एटलीस्ट उतने टर्म के लिए तो है फाइन। अगर पॉलिसी चेंज होती भी है तो वो तो दोनों कंट्रीज के लिए होगी, जब तक इंडिया और चाइना, यूएस का कोई बहुत मेजर वॉर नहीं छिड़ जाए कि यूएस इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इंडिया, की इनको तो अब खत्म ही कर देना है वैसा वाला। तो अगर यूएस चाइना के अगेंस्ट अपनी पॉलिसीज टोन डाउन करेगा तो इंडिया के अगेंस्ट भी करना ही पड़ेगा उनको। तो अगर दोनों कंट्रीज में इक्वल टैरिफ भी है तो भी अगर एक इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप हो गई तो फिर देर इज नो मोटिवेशन फॉर देम टू शिफ्ट बैक टू चाइना। एक बार यहाँ पे है और अगर यहाँ से भी उतना ही बिजनेस उनको मिल रहा है जितना चाइना में जाने से मिलेगा, तो फिर वो वापस चाइना क्यों जाएंगे? ठीक है, तो वापस चाइना जाने के लिए सिचुएशन फिर ऐसी होनी चाहिए जैसी अभी यूएस और चाइना की है, वैसी यूएस और इंडिया की हो जाएगी, तो फिर उनको वहां जाने का मोटिवेशन रहेगा वापस। ठीक है, तो वैसी सिचुएशन आए उसके चांसेस बहुत कम है। कोई डाउट है? फिर डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे हमने देखा डाइवर्सिफिकेशन वाज ओनली बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बट हम बाकी भी इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव बीन इन टॉक्स विद मॉरिशस, यूएई एंड सिंगापुर। ये तीन कंट्रीज के साथ एडवांटेज क्या है? मॉरिशस के साथ वी कैन मेक अ हब जो अफ्रीका में फिर हमारे बाकी सारी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो मॉरिशस कैन बिकम दैट हब। सिमिलरली यूएई, यूएई तो ऑलरेडी एक हब तो है ही। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूएई कैन बिकम अ हब जिसके थ्रू हम लोग मिडिल ईस्ट के सभी कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। एंड सिमिलरली सिंगापुर, सिंगापुर के थ्रू वी कैन कंट्रोल, कंट्रोल मतलब वी कैन ट्रेड विद इंटायर साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो ये तीन कंट्रीज के साथ वी आर ऑलरेडी इन टॉक्स कि हम लोग को आपके वहां पे हब बनाना है। तो हब बनाने का मतलब क्या हुआ? वहां पे ट्रेड, जो टैरिफ्स हैं उन कंट्रीज के, वो हमारे लिए फ्रेंडली टैरिफ्स आप कर दो, तो हम आपके थ्रू ही सारा ट्रेड करेंगे इन दिस रीजन, ऐसा। ठीक है,
और यूरोपियन यूनियन के साथ तो अलग से कन्वर्जेशन चल ही रहा, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा। तो इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इन टॉक्स विद डिफरेंट कंट्रीज। तो ये जो इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत भी आने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे, वो नहीं आएगा। वैसे तो हमने देखा कि इम्पैक्ट आने के चांसेस भी बहुत कम है, बिकॉज नंबर्स ऐसे हैं, 2% ऑफ जीडीपी ही है टोटल यूएस का ट्रेड, जो हम बोल सकते हैं कि बहुत इजीली अब्जॉर्ब किया जा सकता है। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द टैरिफ वॉर। तो क्वेश्चंस आपके पास कैसे आ सकते हैं इंटरव्यू में, अगर कोई पूछे तो? अभी जैसे क्राइस्ट के इंटरव्यूज ही हैं, तो देख के नास की अभी रिसेंटली ये जो टैरिफ के ऊपर डिसीजंस हुए हैं यूएस में, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के जैसे आंसर्स दे सकते हैं, राइट? समझ आ रहे हैं ना? तो यू कैन से कि इंडिया का ट्रेड, इंडिया के फेवर में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो यूएस का ट्रेड है, वो 2% ऑफ इंडिया जीडीपी है। तो चांसेस कम है इंडिया के ऊपर बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ने के, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग स्टेप्स कि ये इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े। क्लियर है बात? फिर स्टेप्स के अगर पूछते हैं तो स्टेप्स आप बता सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनवाइट इंडस्ट्री जो चाइना को छोड़ के बाकी जगह पे लोकेशन ढूंढ रहे हैं। क्लियर? यू कैन से कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, दे आर लुकिंग फॉर अदर कस्टमर्स इन यूरोपियन यूनियन। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है यहाँ तक बताइए। ओके देन, सो दिस वाज अबाउट टैरिफ।